प्यारे बच्चों, जैक द्वारा पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जारी किया है और उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा है। इस वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये सारा है जो आपका राजनीतिक विज्ञान भाग 1 से लिया गया है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये चूंकि जैक और जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। फिर है गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो संस्थापक आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, और जोसेफ ब्रोज टिटो जो यूगोस्लाविया के थे। दोनों का नाम लिख देना है। तीसरा है गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जारी रही, शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे? तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरदायी थे। शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे? तो यहाँ है पश्चिमी गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता था। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम जो है वो दिया गया था लिटिल बॉय और फैट मैन का नाम दिया गया था। मार्शल योजना क्या था? तो 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इसे ही मार्शल योजना कहा गया। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। मोल्टो योजना का क्या उद्देश्य था? तो अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल की योजना के उत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोल्टोव ने योजना बनाया कि मोल्टो योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार किया जाए। उसके बाद है दूसरा चैप्टर से, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो आपका यूगोस्लाविया अलग हुआ था। ताजिकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था? यह कब समाप्त हुआ? तो 10 सालों से गृह युद्ध जारी था, 2001 में समाप्त हो गया। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव था। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो आम जनता ने 1979 ईस्वी में गिराया था। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? तो 1991 में यल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। फिर है ग्लासनास्ते का अर्थ क्या था? तो ग्लासनास्ते का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया। बच्चों, ये क्वेश्चन पिछला साल इंटर का एग्जाम में आया था। भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें। तो भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार
आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत है। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवाद ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इसे ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है 1914 से 1918 ईस्वी और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 है। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? तो सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था खराब हुई। तब उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी। उसे इस शर्त पर ऐसी मदद दी गई कि वह उदारीकरण की नीति अपनाए। इसी को आघात द्वारा उपचार मतलब शॉक थेरेपी कहा गया। साथ ही बड़े बड़े सरकारी उद्यम निजी लोगों को सस्ते दर पर बेच दिए गए। इसी को गैराज सेल कहा गया। तीसरा चैप्टर है अमेरिका के हाथों शांति का क्या अर्थ है? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बहुत से देशों में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने विरोधियों को कुचलकर वहां शांति स्थापित की। इसे ही अमेरिका के हाथों शांति कहा जाता है। इतिहास के अंत का क्या अर्थ है? तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार इतिहास के अंत का अर्थ एक ऐसे राष्ट्र से लिया गया है जिसमें विधि का शासन चलता था। विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। G7 क्या है? तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इस संगठन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस व जापान शामिल है। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम नामक अभियान चलाया। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाया गया और पूरे विश्व के लोगों ने इराकी सेना को टेलीविजन पर युद्ध में बुरी तरह हारते हुए देखा। इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार कहा गया। नाटो का गठन कब हुआ और उसके सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ और इसके सदस्य को शांति के सहभागी के नाम से जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो स्मार्ट बमों का प्रयोग, कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वार के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम जो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में है। आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। वर्तमान में आसियान के सदस्य संख्या 10 है। चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे उसे क्या लाभ हुए? तो दिसंबर 1978 ईस्वी में देंग शाओपेंग ने खुले द्वार की नीति चलाई। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की और आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? उसकी समान नीतियां क्या थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। इसकी समान नीतियां समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अंतरिक्ष मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा का प्रचलन है। आसियान किस प्रकार यूरोपीय संघ से भिन्न है? तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है तथा साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था के साथ एक राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। इसका अपना झंडा, गाना, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या है? तो इसके 3 वैकल्पिक है यूरोपीय संघ, आसियान, चीन।
यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ? तो इसका यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 को रोम की संधि के द्वारा हुआ। यूरोपीय संघ में मतभेद के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है इसका कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने को लेकर असहमति थी। आसियान के सदस्य देशों का नाम बताएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 10 गो है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब आपका चैप्टर 5 से है, कौन से द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी? वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश है। तो वर्तमान में मालदीव लोकतांत्रिक देश है, जहां पहले सत्ता सुल्तान के हाथ में थी। कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली। कौन एक हिमालयी देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र है? यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है। तो वो आपका है भूटान, एक हिमालयी देश है। गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसको हम लोग कहेंगे फरक्का संधि। फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। अफगानिस्तान दक्षिण सार्क का सदस्य कब बना? तो 2007 में। अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र है? तो नेपाल। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है? तो प्रथम आपका है श्रीलंका। 1948 में भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, पोक। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच का है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का है। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में। छठा चैप्टर आपका सुरक्षा अर्थ है। परिषद में निषेधाधिकार अर्थात वीटो का क्या मतलब है? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को खारिज या नकार सकता है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है, महासभा नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे और वह किस देश के निवासी थे? तो महासचिव जो थे वे थे ट्रिग्वी और ये नॉर्वे देश के निवासी थे। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानव अधिकारों की वकालत करता है और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना और दूसरा सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानवाधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग के नाम लिखे। तो पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, फिर न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो प्रधान प्रतिनिधि महासचिव कहलाता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ और उसमें कितने राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये हुआ था 25 अप्रैल 1945 को और इसमें 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है।
WTO का पूरा नाम क्या है? तो WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे ट्रिग्वी ली। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे। तो इसका पहला कार्य है, यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। दूसरा, संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। 7वां चैप्टर से है आपका निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? तो निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला लिया जाता है जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश की सीमा के अंदर होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से इसके अंदर जातिवाद की वजह से होने वाले दंगा, गृह युद्ध या इसी तरह के अन्य खतरों को शामिल किया जाता है। 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की क्या चुनौती थी? तो आप देख सकते हैं, पहला है कि इन देशों के आंतरिक भागों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, ऐसे में देश का बंटवारे का भय था। दूसरा है, इन देशों को यह भी डर था कि कोई अन्य देश इन अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन ना दे दे, क्योंकि फिर पड़ोसी देश के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने की क्या उद्देश्य थे? तो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अपने दुश्मनों से अपने क्षेत्र की रक्षा करना था, जो परमाणु तकनीकी रूप से समृद्ध देश भी है। क्षेत्रीय आतंकवाद क्या है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में फैला नक्सलवाद क्षेत्रीय आतंकवाद कहलाता है। यह मुख्य रूप से गरीब और आदिवासियों से संबंधित है और यह जमींदारों का विरोध करता है। शक्ति संतुलन का क्या महत्व है? तो इसका पहला महत्व है कि प्रत्येक देश के आसपास कोई ना कोई शक्तिशाली देश होता है और उससे हमले की आशंका बनी रहती है, इसलिए प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील होता है। दूसरा है, प्रत्येक देश शक्ति संतुलन का पल्ला अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है ताकि उसकी स्थिति मजबूत बनी रहे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि क्या है? तो यह संधि 1972 में हुई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है, संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन पर रोक लगा दी। आतंकवाद क्या है? इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो आतंकवाद का आशय उस राजनीतिक हिंसा से है जो जानबूझकर और बिना किसी सहानुभूति के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। उदाहरण, विमान अपहरण अथवा भीड़ भाड़ भरी जगहों में ऐसे रेल गाड़ी, होटल, बाजार या ऐसे स्थानों पर बम लगाना, जैसे अमेरिका में 9/11 की घटना इसी का उदाहरण है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत सहित कई राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए। इसमें वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए। दूसरा है, सहयोग मूलक सुरक्षा की पहल करने के कदम के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली की मिशन में भेजी है। अपरोध का क्या अर्थ है? तो युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह उससे इससे अपने देश की नीति के रूप में फैलाना नहीं चाहती है। इसलिए सुरक्षा की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहते हैं। चैप्टर 8 है, एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की पारिस्थितिक जिम्मेदारी की एक सूची है। ग्लोबल कॉमन्स से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल कॉमन्स उन क्षेत्रों या क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समान शासन है जो किसी एक राज्य या प्राधिकरण के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है। साझी संपदा का क्या अर्थ है? तो इसको देख लीजिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? मूलवासी कौन लोग हैं?
इसको आप देख लीजिए आंसर। वैश्विक सुरक्षा के लिए कौन कौन से समझौते हुए? तो 3 समझौता हुआ था। विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण हैं? तो इसके कारण आप देख सकते हैं, 2 कारण दिया गया है। ओजोन परत में छेद से आप क्या समझते हैं, या ओजोन परत में छिद्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी सम्मेलन है, या फिर रियो सम्मेलन क्या है? और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 9 वैश्वीकरण। ये जो सारा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस भाग 1 से है लिया गया है। भाग 2 जो जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे, वो भाग 2 से जो ऑफिशियली जारी किया गया है, तो भाग 2 का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा कवच से आपका क्या अभिप्राय है? तीसरा है सांस्कृतिक समरूपता तथा सांस्कृतिक भिन्नता से आपका क्या आशय है? सोशल फोरम के तहत कौन कौन से समूह वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं? बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हो? छठा है क्या साम्राज्यवाद ही वैश्वीकरण है? कल और आज के वैश्वीकरण में क्या अंतर है? 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताना है, तो मुद्रा कोष है और विश्व व्यापार संगठन है। 9वां है भारतीय वैश्वीकरण को किन तरीकों से प्रभावित कर रहा है, 2 कारण देना है, तो 2 कारण आप देख सकते हैं। 10वां वैश्वीकरण से विश्व में वस्तुओं के व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ है? फिर ट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है तथा होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो यूट्यूब क्या है? वैश्वीकरण का प्रतीक है, जबकि होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। यूट्यूब लिखा हुआ यूट्यूब। फिर आर्थिक वैश्वीकरण के 3 तत्व लिखे। ग्लोबल पदबंध का क्या अर्थ होता है? और लास्ट, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई? खुली अर्थव्यवस्था क्या है? उदारीकरण क्या है? तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस भाग 1 का। जल्द ही हम लोग भाग 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।